हेलो दोस्तों, मैं राकेश झा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं विश्व मार्केट की, विश्व बाजार की। और उसमें हम लोग चर्चा करते हैं कुछ इवेंट्स, कुछ क्या हम लोग पिछले हफ्ते में ऐसा हुआ जिसका मार्केट पे असर रहा। फिर हम लोग चर्चा करते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर, इन सब का, ताकि हम ये समझ सकें कि मार्केट में इन सब की वजह से हमारे भारतीय मार्केट में क्या हो रहा है, इनका क्या असर हो सकता है। और फिर हम लोग चल के देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज थी, क्या हुआ, मार्केट आगे चल के क्या कर सकता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उन स्टॉक्स की, उन ट्रेड्स की जो हम लोग ने पिछले हफ्ते निकाले थे, और फिर उनका क्या रहा, कहाँ पैसा बना, कहाँ नहीं बना, कहाँ स्टॉप लॉस हुआ, उन सब की भी चर्चा करते हैं। और सबसे आखिरी में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ चुनिंदा वो स्टॉक्स जिनमें आप अगले हफ्ते ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले उन हलचलों के बारे में जो पिछले हफ्ते हम लोग ने होते हुए देखी। तो सबसे पहले तो उन 2 दिन में जो मार्केट गिरा उसके बारे में बात करेंगे कि हमने देखा पिछले हफ्ते में मार्केट ने बहुत जोरदार तरीके से नीचे की ओर अपनी छलांग लगाई, और लोग डरने लगे कि भाई जोर से मार्केट गिरा हुआ है। गैप डाउन भी हुआ, फिर और नीचे गया। तो क्या अब ये गिरने की शुरुआत है या क्या? कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किए या मैसेज में भी पूछा कि यहाँ हम क्या करना चाहिए। तो मैंने सिंपली यही कहा कि अभी हम लोग अब ट्रेंड में ही है, ये छोटी मोटी गिरावट आती रहती है। डेफिनेटली जब बड़ी गिरावट आएगी तभी भी वो छोटी से शुरुआत होगी, लेकिन जब तक कोई खास लेवल्स हमारे नहीं टूटते हैं तब तक हमको डरना नहीं चाहिए। और जब लेवल टूटेंगे तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि हमको आगे करना क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि डरिए मत, और खड़े रहिए। मार्केट ने तुरंत ही 2 दिन बाद घूमना शुरू कर दिया और फिर एक नई ऊंचाई पे जाकर बंद हुए। तो खास करके डाउ और नस्डैक अगर हम लोग देखेंगे तो इस वीक में उन्होंने नए रिकॉर्ड्स हाई पे जाके बंद हुए हैं। डैक्स और यूरोपियन मार्केट, यूके वगैरह भी अच्छी खासी बढ़त लेकर बंद हुए हैं। और उनकी देखा देखी हमारे मार्केट भी अच्छे बढ़े हुए बने। चिंता यह है कि जो एशियन मार्केट्स हैं, जापान, हांगकांग और चाइना, वहाँ हमको वो बढ़त नहीं दिख रही है। जापान नीचे की ओर बंद हुआ है, हांगकांग भी नीचे बंद हुआ, और जो चाइना है वो तकरीबन साइडवेज। तो हमें एक्चुअली इससे दो तस्वीरें मिलती हैं कि वेस्टर्न मार्केट तो बहुत नई नई ऊंचाई पे चढ़ रहा है, लेकिन शायद इकोनॉमी ईस्टर्न जो कंट्रीज है, जापान और चाइना, और यहाँ यहाँ इकोनॉमी में कुछ इश्यूज हैं, वहाँ भी उतना जोर नहीं पकड़ रहा है। लेकिन अगर जापान की एक्सपोर्ट का डेटा देखा जाए तो वहाँ से एक अच्छी खबर है कि उनका एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी होते आई है। तो ये रहा थोड़ा सा हलचल जो पिछले हफ्ते हमने देखा। और दूसरी जो एक बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, बेसिकली ये तो हलचल रहा, लेकिन ये क्यों रहा, इसकी मुख्य वजह दो है। एक तो चिंता थी कोरोना की, जो तेजी से यूरोप में फैल रहा है। अमेरिका के भी कई हिस्सों में इसने तेजी से मतलब बढ़त ली है, कई जगह ये तेजी से फैल रहा है। लेकिन उसी के साथ में यूरोप में हमने ये भी देखा है कि वहाँ का लॉकडाउन ओपन हुआ, खत्म हुआ है, और वापस वहाँ मार्केट खुलने लगे हैं, सब कुछ खुलने लगा है। और बढ़ते हुए कोरोना की चिंता के साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने वहाँ कुछ कुछ ढील देना शुरू कर दी है और चीज़ों को ओपन करना शुरू कर दिया। तो दोनों ओर की खबरें हैं, देखते हैं इसका अगले हफ्ते में क्या असर होता है। एक और जो बड़ा इशू था, जो जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स में अभी भी एक चिंता का विषय है, वो है वहाँ का बढ़ने वाला इन्फ्लेशन। वहाँ के बढ़ने वाले इन्फ्लेशन के बारे में पिछले 2-3 हफ्ते से बात कर रहा हूँ, और ये अभी भी विषय बना हुआ है। इसलिए मुझे आप इस बार फिर भी उसको यहाँ रेखांकित करना पड़ेगा कि वहाँ ये इशू इतना बड़ा है, क्योंकि भले ही फेड को लग रहा है कि ये कम जल्दी खत्म हो जाएगा,
लेकिन अगर ये खत्म नहीं हुआ तो दूसरा चीज होगा कि फेड को अपने पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे और जल्दी चेंज करना पड़ेगा ताकि वो महंगाई पे काबू पा सके। उसमें से एक रहेगा कि वो जो स्टिमुलस जो उन लोगों ने दिए हुए हैं उस पे वो लोग उसको वो कम करें और उसको वापस लें। सॉरी। तो इसको वापस लेने से मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी कम होगी और इसका मार्केट पे थोड़ा असर पड़ सकता है और यही चिंता वहाँ के लोगों को खाई जा रही है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक में फेड की एक बैठक है और उस बैठक में इसी बात पे चर्चा होगी कि क्या किया जाए। क्या तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वेंसडे थर्सडे के 2 दिन ये बैठक चलेगी और उसका उनका जो भी रिजल्ट है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या होना चाहिए, उसका वो डिसीजन वहाँ देने वाले हैं। तो ये बाजार को नई दिशा दे सकता है। तो वहाँ थोड़ा सावधान रहिए और थोड़ा सा ट्रेड कम कीजिए, कंट्रोल में ट्रेड कीजिए ताकि अगर कोई भी अनसिन ये घटना घटती है, ऐसा अचानक से कोई गिरावट या कुछ भी होता है तो आप उसमें घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। अगर आपकी पोजीशन थोड़ी हल्की रहेगी तो आप आराम से उसमें से निकल सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा इस वीक का जो भी हलचल था और नेक्स्ट वीक की जो एक इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको सावधान करना चाहता था। अब चलते हैं, देखते हैं चार्ट क्या बोल रहे हैं और चार्ट से हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट की लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्या बता रहे हैं चार्ट, क्या हुआ था पिछले हफ्ते और उनसे क्या अंदाज लगता है अगले हफ्ते क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग पहले ग्लोबल क्यूज को देखते हैं तो नैस्डैक ने एक नया हाई बनाया हुआ है। पिछले वीक में एक जोरदार गिरावट हमने देखी थी, लेकिन उस गिरावट को इस हफ्ते में पूरी तरह से कवर करके एक नया हाई नैस्डैक ने बनाया है। डाउ जोन्स ये भी अपने नए हाई पे क्लोज हुआ है। तो जो अचानक से एक डर हम लोग ने यहाँ देखा था, कई लोग मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा भी था, कई लोगों ने मैसेज डाल के पूछा था कि क्या ये एक नई गिरावट की शुरुआत है, और मैंने कहा था कि हमें इतने जल्दी इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, अभी तक हमारे लेवल्स टूटे नहीं हैं और इसलिए हमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये वीक में फिर से हमने देखा मार्केट ने अपना नया हाई बना लिया है और जो भी बेसिकली अमेरिका में शंकाएं थी, एटलीस्ट अभी मार्केट ने उसको निरस्त कर दिया है। ये है डैक्स मतलब जर्मन का, उसने भी अपनी काफ़ी गिरावट को कवर कर लिया है। फिर हम लोग देखते हैं यूके, तो यूके ने भी अपना जो गिरावट है उसको कुछ हद तक कवर किया है। पर अगर हम लोग देखते हैं एशिया में क्या हो रहा है, तो निकाय है जो अभी भी अपने डाउन ट्रेंड के चैनल में ही काम कर रहा है और टुवर्ड्स द डाउनवर्ड ही है। हांगकांग भी नया लो बनाने की चक्कर में है और जो शंघाई है चाइना का, वो अपने साइडवेज मूवमेंट में बना हुआ है। मतलब जो तेजी है वो हमको वेस्टर्न कंट्रीज में दिखती है, वो हमको यूएस में दिखती है, यूरोप में दिखती है, लेकिन एशिया के जो मेन कंट्रीज हैं वहाँ हम लोग देखेंगे तो वहाँ एक डाउनवर्ड या साइडवेज माहौल बना हुआ है। तो ये थोड़ी सी विचित्र स्थिति है, पर इसी में से हमको देखना है कि क्या हो सकता है। आगे चलते हैं। डॉलर डॉलर अपने साइडवेज मूवमेंट में बना रहा, एक छोटा सा उसने अपमूव दिया था और साइडवेज बना रहा। तो अब हमको क्या करना चाहिए, तो अब चूंकि डॉलर जो है ये भी अपनी जो लेवल्स है, अब ये इस लेवल्स पे अब हमको बाय करना है इसके ऊपर,
जो नो ट्रेड जोन है वो अभी भी वैसे ही रहेगा, लेकिन टारगेट हम लोग तय कर सकते हैं। और नीचे वाला टारगेट हमारा यहाँ से हट के हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी अब मार्केट में नहीं होगी, तो हम लोग अब छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे। तो पहला टारगेट मेरा ये होगा नीचे साइड में, और दूसरा टारगेट मेरा ये होगा नीचे साइड में। तो हमको करना क्या है, हमको शॉर्ट करना है 74.42 के नीचे। टारगेट होगा हमारा 74 और 73.67। ऊपर की ओर हम ट्रेड करेंगे 74.66 के ऊपर, और हमारा टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा हमारा 75। तो इस वीक में मुझे नहीं लगता कि हम लोग इन लेवल्स से बाहर निकलेंगे। साइडवेज मूवमेंट हम लोग अभी भी देखेंगे डॉलर में। गोल्ड अगर हम लोग देखते हैं तो गोल्ड भी अपने ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट में नो ट्रेड जोन में ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी एक जो मूवमेंट है वो यही बता रही है कि अभी ये जो लेवल्स हैं हमको कंटिन्यू रखना है, इसमें से अभी कोई नया चीज़ नहीं निकल रहा है। हमको 47,534 के नीचे शॉर्ट ही रहना है। टारगेट होगा 46,395, और अपर साइड के लिए 48 टू 49 के ऊपर बाय करना है, और टारगेट होगा 49,442 और 49,725। तो यही हमारा टारगेट होगा, ट्रेड होगा इस वीक के लिए भी। पर देखते हैं यहाँ भी ज़्यादा कोई अपसाइड और डाउन साइड मुझे दिख नहीं रही है। क्रूड को अगर हम लोग देखते हैं तो क्रूड एक्चुअली हमारे नो ट्रेड जोन से थोड़ा बाहर निकला, नीचे भी आया जैसे कि मैंने यहाँ प्रेडिक्ट किया था। और एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्रूड भी साइडवेज ही मूवमेंट में रहेगा, लेकिन लास्ट वीक उसने एक दिन बहुत बड़ी गिरावट हम लोग ने देखी। वो इसलिए क्योंकि 2 वीक पहले जो ओपेक की बैठक हुई थी, और जहां यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों के बीच में एक मतलब झगड़ा हो गया था। दोनों अलग अलग रूप में उस क्रूड की प्राइस को मैनेज करना चाहते थे। ये मैंने आपको लास्ट वीक में बताया भी था। तो उनके बीच में कोई बेसिकली कोई समझौता नहीं हुआ था, और इसीलिए वो बैठक नाकाम हुई थी। अब जाके उन दोनों के बीच में समझौता हो गया, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक सहमति भी बनी। उस समझौता का असर था कि एक दिन के लिए प्राइस अचानक से बहुत गिरी, और वापस अभी हम लोग प्राइस ने तुरंत ही उस गिरावट को कवर भी कर लिया। तो ये जो अभी अब जो ट्रेंड रहेगा वो अब यहाँ से हमको साइडवेज ट्रेंड दिखेगा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। हम लोग देखेंगे कि प्राइस जो है अगर डॉलर फॉर्मेट में देखेंगे तो 73-75 के बीच में मूव करते रहेगी, और अकॉर्डिंगली हमारा जो अब मूवमेंट रहेगा वो इस से लेके इस प्राइस रेंज में मूव होता रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइस जैसे यहाँ है इसको आप बाय कर सकते हो छोटे टारगेट के लिए, यहाँ तक के लिए मतलब अपने 5369 चल रहा है तो 5461 के लिए आपने बाय किया, और वहाँ से फिर आप देखेंगे अगर नीचे आता है तो फिर इस ट्रेड के लिए। तो इस रेंज में आपको अपसाइड जब भी मिलती है आपको सेल करना है, डाउन साइड जब भी मिलती है आपको बाय करना है। सिंपल टारगेट हमारा यही रहेगा। अब मैं इस टारगेट को फिलहाल आते हुए नहीं देख रहा हूँ, पर चूंकि क्रूड काफ़ी वोलाटाइल रहता है तो हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। पर जहाँ तक है मार्केट काफ़ी सेटल हो गया हुआ है, और अब ये $75 और $73 के बीच में ट्रेड करते हुए हमको दिखाई देगा, और अकॉर्डिंगली हमारी प्राइस होगी 5730 और
5 to 8-9 इस प्राइस रेंज के बीच में हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सिल्वर ने देखिए बहुत बढ़िया मूव दिया, जो कि प्रेडिक्ट किया था नीचे के, मैंने कहा था कि नीचे के और आपको सेल में ही रहना है, और हमको बढ़िया मूवमेंट मिला। हमारे दोनों टारगेट यहाँ आते हुए दिखे और यहाँ से वापस गया। अब क्या करना है, अब हम लोग नीचे की ओर हैं, और अब हमको यहाँ से इसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर आती है तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे। तो अभी हम लोग, मैं ये वाला पॉइंट यहाँ लेके आता हूँ, तो अब ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा 67,000 से लेके 67,530, ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा। सॉरी, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो 66,444 ये हमारा डाउन साइड के लिए एक्चुअली एंट्री पॉइंट होगा, और अप साइड के लिए हम लोग यहाँ से ही बाय करना शुरू करेंगे। हम लोग को अभी ज़्यादा देर तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और यहाँ कोई गिरावट यहाँ आनी चाहिए। यहाँ से हमको सिल्वर में कुछ बाइंग आते हुई दिख सकती है, तो यहाँ से लेके हम लोग इसको बाय करेंगे। 67,530 के ऊपर बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 68,550, सेकंड टारगेट होगा हमारा 69,703। नीचे की ओर, अगर नीचे की ओर जाता है, जिसके चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं, तो फिर हमारा सीधा टारगेट जो होगा वो 64,894 ये टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करना। ये हो गया सिल्वर। निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी को अगर हम लोग पिछले वीक के हिसाब से देखते हैं, तो जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा आर्ली चार्ट में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा आपको। यहाँ से मैंने शॉर्ट दिया था, ये मेरा लेवल था शॉर्ट करने का। प्राइस वहाँ से नीचे आई, थोड़ी ऊपर आई, फिर वहाँ से वापस उसी लेवल से नीचे आते आते उसने ये टारगेट जो मेरा था वो अचीव किया, उससे थोड़ा नीचे गया। इस लेवल को मैंने अपडेट किया था मेरे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में, और यहाँ ही मैंने बाय दिया था 15,790 का बाय कॉल मैंने दिया था विथ जस्ट 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस। कुछ व्हाट्सएप कॉल मैंने यहाँ अपना अपडेट किया था, और यहाँ से ही हम लोग ने देखा हमको 300 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का गेन हुआ है। तो फैंटास्टिक ट्रेड रहा यहाँ से यहाँ तक। तो चूंकि ये वीडियो में मैं अपडेट नहीं कर सकता तो मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन जो टारगेट थे मेरे, पहले नीचे वाले टारगेट भी अचीव हुए और नीचे से ऊपर वाले टारगेट भी प्रॉपर अचीव हुए। अब अगले वीक हमको क्या करना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा इन सारे इनको हटाते हैं और नई लेवल्स को हम लोग बनाते हैं। तो अब जब यहाँ है, तो अब हम लोग इसके नीचे वापस सेम लेवल हमारे लिए होगी शॉर्टिंग के, जो पिछले वीक में थी। इसके नीचे हम लोग बाय में ही सेल में रहेंगे। ओके, लेकिन हमारी, मैं एक लेवल नहीं दूंगा अभी, लेवल यहाँ तक ही होगी पहली लेवल। ओके, तो 15,740, अब ये मुझे एक अच्छा बेस दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ आती है तो हमको तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो लेवल्स रहेगा अगले वीक के लिए, यहाँ से हम लोग बाय हमको इमीडिएट इसी के ऊपर कर लेना है।
ओके, तो ये मेरा बाइंग लेवल रहेगा 15,876 और इमीडिएट अब टारगेट मेरा this time target will be 5981 or we can see it may touch 16,000 also. So no trade between 15,825 or 15,876. So this 50 point will be the no trade zone. Sell below 15,825 for the target of 15,740. And what to do if reaching at any this level, we will take the contra cost to reverse our trade. So this is the strategy for Nifty. What about Bank Nifty? Bank Nifty, if we see in 5 days, basically it was all time it was trading in our sell zone. So it was like a short below this, then it is absolutely reach the point, exact point that I have given of during the market hours. I also gave the buy above 34,500, and from there we reach 3,500. So here we basically achieve 500 points gain from the given point. So now what to do? From here again I will say I will be little bit I am little bit bullish on this Bank Nifty. See, if Nifty has to go up, then Bank Nifty has to basically support it. So only if we see the Nifty, Bank Nifty goes above 3,500 and start trading for, so for first target will be 35,345, second target will be 35,750. So for these two levels we have to buy, for these two levels. So this is a simple thing. We will be buying above 3,500 for the target of 35,325 and 35,450. So almost this is a 750 point range that we have to cover. Short will be below 34,800. We will go short. We don't know what will be happen on Monday, whether it will go up or not. But if it goes start trading below 34,400, 34,800, then we will go short till 34,500, 50, and another level will be if possible 34,360. So these are the two levels that you have to watch. Okay, so we will be shorting below 34,840 for the target 34,500 and 34,360. Buy side will be above 3,500 for target 35,325 and 35,740. This will be the strategy for Bank Nifty. Now let's see what happened to the trades that we have given last week or last before that. So this is, we will check in the daily chart, and
see this Suntech which was given at 332 for target of 387, which is absolutely achieved in 2 week time. So this is almost 50 point, or we can say 15% gain. Then Just Dial, here actually this didn't work and we saw the stop loss was stop loss hit, so we made losses if anyone has taken the position here. Then this is a Godrej, this is actually I had given on WhatsApp and we discussed last week also. So I have given in between sometime, so given for at 948, and first target was given 980, which is achieved. Another target is 1020, that I have not mentioned here but I have given that. So one can still buy for the target of 1020. SRF given at 7055 3 weeks back, and second target 7893 was achieved perfectly. In fact, it traveled above that also, but our levels was perfectly matched. So what to do here? See, if anyone is there in the trade, he can keep trailing. He can trail his stop loss, and be there in the trade. No need to exit at this level. Next one was Glaxo, which I have given last week, and Glaxo, which was given 1577, now trading at 1681. So already we have achieved 7%, and first target already it was basically touch twice or thrice. Now yesterday it crossed that level and now it's ready to move to next level of 1797. So even one can enter here with the small managed stop loss, so no problem, be there in the trade. Havels given at 1080, achieved almost 100 point, it's around 10%, and it's still there in the trade. I'm very hopeful for the target of 1235. Next trade was AB cap, which it's didn't work, and it's not yet hit my stop loss, but yeah, it's around the stop loss, and let's see what happens next week. Then it's Bombay Dyeing, it is also not giving any. It's actually given some good return around 9%, around 7%, but then again back to its buying position. So one can enter again, because this is not for short term. I have told this is a very long story. If it works, then you will be earning twice or thrice. So stop loss is very small, only 20%, but you can gain 20 rupees, but gain will be much more than this, because my gain will be, if it works perfectly, it may will be double or triple in next 1.5 years. So Bombay Dyeing is there, then Lupin is also around buying price. Then wow, Radico Khaitan, in last 4 days it almost given 70 rupees. So it's around 8% return. We already 10% return we already gain here, and it's yes, it's on the way to its first target of 916. So be there, आपको खड़े रहिए, टारगेट पहला भी आएगा और दूसरा भी आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। JBKM नहीं चला, कोई बात नहीं, अभी तक अपने वो साइडवेज मूवमेंट में फंसा हुआ है। जैसे ही बाहर निकलेगा, एक बार
वहाँ आपने अगर एंट्री नहीं लिया तो आप एक बार और एंट्री ले सकते हैं। ये चलना है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है इसकी, तो इसमें आप बने रहिए। अगर आपने लिया है तो बने रहिए, नहीं लिया है तो आप नए से एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस सेम रहेगा। तो अभी आपको इस लेवल में भी आप एंट्री करके उसी स्टॉप, एक छोटे से स्टॉप लॉस के लिए आप बने रह के उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। पीएनसी इंफ्रा ये भी अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही है, तो फिलहाल इसमें कोई ये नहीं है। आपको यहाँ भी अगर आपने एंट्री नहीं किया तो आप एंट्री कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी गुड बेट। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स जो हैं, कंपनियां हैं, उनको बड़ा अच्छा दिन, उनके अच्छे दिन हैं, खास करके रियल एस्टेट और रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो पीएनसी इंफ्रा इज अगेन गुड कंपनी, यू कैन कंटिन्यू इन दिस। तो अब हम लोग देखते हैं इस वीक के क्या ट्रेड है हमारे पास में। इस वीक में हम लोग कहाँ ट्रेड करेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन फार्मा। सन फार्मा बेसिकली मैंने यहाँ जो आपके लिए निकाला है, उसमें हमको एक्चुअली बाय करना है थोड़ा ऊपर, 272 के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि ये एक रजिस्टेंस है पीछे से, मैंने उसको चेक किया, इट्स रजिस्टेंस। तो हम लोग बाय करेंगे 272 के ऊपर, 341, 415, 531, ये हमारे 1 2 3 स्टॉप लॉस, सॉरी ये हमारे टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस होगा 238। तो सन, दिस इज नॉट सन फार्मा, दिस इज सन फार्मा एडवांस, दिस इज स्पार्क। Okay, so advanced research and research company, something like that. So this is a Spark. It's a again Sun Pharma subsidiary. So this company is a very good basically background and having very good research and a team. So this is a Spark for you. Then next one is alkylamine. See, alkylamine I had given first time at 2515. Very soon it reached 3586 and this level 3957. So in this first trade we earn a lot, fantastic return it has given. Then it went in the sideways movement again. Now we see यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट हमको दिख रहा है। सो ये एक अपने नए मूवमेंट के लिए रेडी है। अब हमको ये देखना है कि ये वापस ना आ जाए, लेकिन सिंपल है, हमें तो जो दिखता है हमें करना है। हमें ये दिख रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, तो बाय करना है हमको 4024 के ऊपर। ओके, बाय सॉरी ये 3970 है, नॉट 4970। सो यहाँ हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, दिस इज 3970 बाय अबाउट 3970। तो ये थोड़ा नीचे भी मिलता है तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। और फिर यहाँ से ये रेडी है, अगला टारगेट हमारा रहेगा 483252146273। ये हमारे लिए यहाँ टारगेट है, और स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा 3586 का। तो इसने एक लॉन्ग टर्म एक कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, बाहर निकला है और ये दौड़ने के लिए राजी है। तो ये मेरा रहेगा नेक्स्ट ट्रेड आपके लिए। फिर हम लोग देखते हैं सन फार्मा। सन फार्मा भी बेसिकली बहुत दिनों से एक साइडवेज मूवमेंट में फंसा हुआ था, ये वापस यहाँ से दौड़ने के लिए राजी है। तो इसको हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये मेरा ट्रेड होगा अराउंड 694 के पास में। तो 694 के ऊपर हम लोग इसको बाय करेंगे। टारगेट होगा 721, 761, 820, 857। तो ये कोई फटाफट आने वाले ट्रेड नहीं है, लॉन्ग टर्म है, पोजीशन है। जमे रहिए, खड़े रहिए, इन सारे ट्रिगर्स के लिए हमको इसमें ट्रेड करना है। इसके बाद जो आता है वो है हमारा महाराष्ट्र स्कूटर। ये एक्चुअली बजाज ग्रुप की कंपनी है जो पहले स्कूटर बनाती थी, अब स्कूटर पार्ट्स बनाती है।
और चार्ट पे मुझे अच्छा लग रहा है. दिस इज प्योरली टेक्निकल कॉल. आई एम नॉट गोइंग टू टेक अबाउट एनी फंडामेंटल कॉल अबाउट दिस. सो आई एम गिविंग ओनली वन target of 4872. So from here we have to enter at 4078 for the target at 4872, 4822, and stop loss will be 3701. So only one target. Let's see what happened at that time, but I'm sure about this 20% movement from here. Aarti Industries, this is one of my most favorite stock. I suggest keep this in your portfolio forever without fearing about stop loss, downtrend, whatever it may be. So see, if you want to see this chart, see, from there is only one way direction. See, there is only one way direction. So never basically इसको डरना नहीं है, इसको छोड़ना भी नहीं है, इसको डरना नहीं है. So keep it for in your portfolio for long if you are a long term investor. If you are a short term investor and you are just want to trade, so be with the be there in the trade with the 840 as a stop loss. 840 से नीचे निकलता है तो आप निकल सकते हो. आप ट्रेडर हो, तो आप इन्वेस्टर हो, तो आपको डरने का जरूरत नहीं है. आप खड़े रहिए, ये आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन करता रहेगा. तो दिस इज अ फैंटास्टिक कंपनी, बी देयर. देन एक स्टॉक लाया हूँ, भारती एयरटेल. यहाँ बहुत दिनों का एक कंसोलिडेशन है. हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, एक बार उसने आप मारने की कोशिश की, फिर वापस आया, फिर उसी रेंज में वो ट्रेड कर रहा है. अब यहाँ से ये वापस एक बार एक अच्छा मूवमेंट देने की इसकी कोशिश है. तो 548 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे. स्टॉप लॉस होगा मेरा 519. फर्स्ट टारगेट 577, सेकंड टारगेट 623. अगर ये यहाँ से और ऊपर निकला तो यहाँ से फिर हमको यहाँ और भी बढ़िया 700 और 800 के भी टारगेट आते हुए दिख सकते हैं. लेकिन सबसे पहले इसको क्रॉस करने दीजिए 623 को. वहाँ जाके हम लोग एक बार इसको फिर रिवाइव करेंगे और वहाँ देखेंगे ये वहाँ क्या करना है. तो ये हो गया हमारा भारती एयरटेल. इंडिया बुल हाउसिंग, दिस इज अगेन फैंटास्टिक चार्ट पैटर्न व्हाट आई सी हियर. यहाँ हम लोग अगर देखते हैं तो एक अच्छी मूवमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर यहाँ से एक छोटा सा कंसोलिडेशन, एंड नाउ इट्स रेडी टू ब्रेक दिस कंसोलिडेशन. सो 283 के ऊपर बाय करना है. 313 फर्स्ट टारगेट और 359 सेकंड टारगेट. इसके बाद में हमारे लिए ये फिर खुला नीला आकाश जैसा होगा और यहाँ हम लोग बड़े बड़े टारगेट आते हुए देखेंगे. लेकिन पहले 359 को क्रॉस करने दीजिए इसको, वहाँ जाके हम लोग एक बार फिर रिवाइव करेंगे और वहाँ क्या करना है फिर देखेंगे. लेकिन अभी ये दो टारगेट के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ. स्टॉप लॉस आपका रहेगा 262. अब ये स्टॉप लॉस आपको लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि वैसे ये स्टॉक काफ़ी वोलाटाइल रहता है, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस लेकिन इसका स्ट्रिक्ट मतलब फॉलो करना है. और लास्ट स्टॉक जो है इस वीक का वो है ICICI बैंक. फैंटास्टिक कप एंड सॉसर पैटर्न, नाउ ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल ऑफ प्रीवियस हाई, रेडी टू ब्रेक इट. अगर ब्रेक करेगा तो हमको नए स्टॉक, नए ट्रेड यहाँ से, नए टारगेट यहाँ से देखते हुए मिलेंगे. तो हमको बाय करना है 676 के ऊपर. ओके, टारगेट होगा 751 और 832. ये दो टारगेट्स के लिए हमको इसमें बाय करना है. स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 639. तो ये होगा आपके लिए ICICI बैंक. तो दोस्तों ये था इस वीक का आउटलुक. इस वीक के लिए आपके लिए वो सारी खबरें जो आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर सकती हैं, जो बातें जो आपके ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकती है, उनके बारे में मैंने चर्चा की. और वो सारे शेयर्स जो अगले हफ्ते आपको एक अच्छी कमाई करके दे सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा की.
और मुझे पूरी उम्मीद है इन सब का आपको बड़ा फ़ायदा हो रहा है और आप उससे कुछ पैसा बना पा रहे हैं। अगर आप इसमें से ज़रा भी आपको लाभान्वित आप हो रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको और लोगों तक फैलाएं और लोगों तक आप इसको स्प्रेड करें ताकि और भी कुछ लोग हैं जो इसका बेनिफिट ले सकें। और इसी के साथ में मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। गुड बाय। थैंक यू।